हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए आज बात करते हैं प्रश्नावली 9.1। नया अध्याय है हम लोगों का। अध्याय कौन सा है हमारा? अध्याय 9 है। इसी में हम लोग प्रश्नावली 9.1 टू इस तरीके से स्टडी करेंगे। इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है व्रत, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल। तो इनमें इन चीजें पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल व्रत के बारे में जानकारी होगी, फिर इस चैप्टर में आपका क्या कह रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि पहले बेसिक पढ़ना जरूरी है कि व्रत होता ही क्या है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें हम इसमें बारी बारी से स्टडी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहली बात तो सर्कल की डेफिनेशन ही। व्रत लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या कहते हैं व्रत को? सर्कल। देखो व्रत समझना गौर करके, जो आपका व्रत होता है वो 2D होता है। 2D समझते हो? अच्छा, 2D और 3D पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, कौन सा डायमेंशनल में है? ये 2 डायमेंशनल में। इसमें लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। जिस वस्तु पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिले वो क्या कहलाती है आपकी? 3D। जैसे ये कमरा का कॉर्नर देखो, इसमें इधर की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ये हाइट भी है। तो ये क्या हो गया? कमरा हमारा 3 डायमेंशनल होता है, बोर्ड वगैरह हमारा कौन सा है? 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो व्रत हमारा क्या है? 3 डायमेंशनल है। लेकिन हाँ सॉरी, व्रत हमारा क्या है? 2 डायमेंशनल है। लेकिन जो गोला होता है, गोला देखा है? गोला, गेंद जिसको कहते हैं, ये कौन सा होता है? ये 3 डायमेंशनल पे होती है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, 3 डायमेंशनल को हम बोर्ड में आपको बता के नहीं समझा सकते, क्योंकि उसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप एक घन और घनाभ की मैं बात करूं, उसको इसमें हम लोग इस प्रकार से दर्शा जरूर देते हैं, जो हल्का सा उभरा हुआ लग रहा है। आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, अजीब सा लग रहा है ना? इसका एक कॉर्नर और मिला दो, आप बताओ, लग रहा है ना एक घन की तरह? ठीक है, लेकिन इसको आप रियलिटी में अगर आप इसको देखोगे तो जितनी आपको ये बाहर सरफेस दिख रही है उतनी ही इसके अंदर भी सरफेस है। तो 3 डायमेंशनल को बता के नहीं समझाया जा सकता है। 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल के अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो आइए 2 डायमेंशनल व्रत को समझते हैं। तो व्रत की सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। देखो आपकी जो किताब में परिभाषा दी गई है वो थोड़ा सा कठिन भी है और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ये परिभाषा मैंने अपने आप से बनाई है, सरल भी है, समझ में भी बढ़िया आएगी। क्या कहा है? किसी समतल पर। अच्छा, समतल क्या होता है? जब मैं अध्याय 6 पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने समतल, बिंदु, रेखा, इनकी परिभाषाएं बताई थी कि नहीं बताई थी? तो समतल क्या होता है? ये आपका बोर्ड ही एक प्रकार का क्या है? आपका समतल है। समतल वह स्थान होता है जहां पर स्थित सभी बिंदु एक समान स्थिति में होते, समान रेखा पे होते, उसको क्या कह देते हैं? समतल कह देते हैं। तो हमने क्या लिखा है? किसी समतल पर स्थित एक बिंदु। इस समतल है, कहीं पे एक बिंदु ले लो, बिंदु हमने ये ले लिया, दिख रहा होगा, आई होप। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, अब आपको दिख रहा है। ये कोई बिंदु है, एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, कोई भी एक निश्चित दूरी आप ले सकते हो, निश्चित दूरी आप एक ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया कि 4 सेंटीमीटर की कोई दूरी ले लिया, एक निश्चित दूरी पर एक अन्य बिंदु, क्योंकि समतल पर हर स्थान पर कोई ना कोई बिंदु होगा। 4 दूरी पर आप ये दूरी कहीं पे भी ले सकते हो, ऊपर भी, नीचे भी, कहीं पे भी ले लो। मैंने सामने लिया, आप कहीं पे भी। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, दूरी पर एक अन्य बिंदु का बिंदुपथ। बिंदुपथ मतलब क्या होता है? बिंदु का पथ, बिंदु द्वारा चला गया। अब जैसे ये बिंदु है, दूरी आपकी क्या होनी चाहिए? मैंने क्या लिखा है? निश्चित दूरी। ये जो 4 सेंटीमीटर वाला बिंदु है ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और इसका बिंदुपथ इस प्रकार से ये घूमेगा। बिंदुपथ जब इसकी दूरी समान रहेगी तो वो जहां से चला था वहीं आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? व्रत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? व्रत कह देते हैं। तो व्रत की परिभाषा समझ में आई? क्या है? किसी समतल पर स्थित एक बिंदु से निश्चित दूरी पर एक अन्य बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? आपका व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। तो व्रत की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब व्रत के जो टर्म्स होते हैं उनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक रफली व्रत बना ले रहा हूं, ठीक है। आई होप ये व्रत ही लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा तो एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा आप समझना गौर करके। पहले त्रिज्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्रिज्या की। तो मैं कुछ नाम वहां पे लिख रहा हूं। ये जो बिंदु का बिंदुपथ होता है इसको हम लोग परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। समझना गौर करके। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो क्या लिखोगे?
अच्छा, वृत्त का केंद्र कौन सा होता है? तो वृत्त का केंद्र होता है जो हमने पहले माना था ना बिंदु, पहले जो सबसे पहले समतल पर एक बिंदु माना था ना, ये वाला बिंदु। तो जो पहला बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? केंद्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं? केंद्र कह देते हैं। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या कहलाती है। क्या यहां तक बात समझ में? कि मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की, अब वृत्त का केंद्र भी निश्चित है, परिधि भी उसकी निश्चित है, तो ये भी लाइन हो सकती है आपकी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये सारी आपकी क्या है? सभी आपकी त्रिज्याएं हैं। सभी क्या है? त्रिज्याएं हैं। समझ में आया ना आपको त्रिज्या? अब बात करते हैं जीवा के। तो जीवा क्या होती है समझना। जीवा होती है परिधि के एक छोर से या एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। मतलब वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये कोई वृत्त है, इस परिधि का एक बिंदु यहाँ पे ले लो, एक बिंदु यहाँ पे ले लो, जब इसको आप ऐसे करके मिला दोगे तो आप ये क्या कहलाएगी? आपकी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? क्या लिख सकते हो आप? वृत्त की परिधि परिधि में स्थित एक बिंदु से दूसरा, और ये दूसरा बिंदु कहां पे स्थित होना चाहिए? आपका परिधि पे ही स्थित होना चाहिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी दूरी जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है। नहीं समझ में आया आपको? मतलब आप यहां से कोई एक बिंदु है यहां पर, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी? एक जीवा कहलाएगी। तो इस प्रकार से जितनी भी आप अनलिमिटेड खींच सकते हो, अनंत रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती हैं। ठीक है, चलो अब व्यास की परिभाषा। तो व्यास को लास्ट में लिखते हैं, पहले परिधि की बात कर लेते हैं। परिधि क्या होती है? तो परिधि आपकी होती है दूसरे, अब यही परिभाषा से मैं सब निकाल के लिख रहा हूं, दूसरे बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? का बिंदु पथ क्या कहलाता है? आपका आपका परिधि कहलाता है। परिधि दूसरे बिंदु का बिंदु पथ, जो भी वो पथ चल के गया है, बिंदु पथ की माप क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है। इसका एक सूत्र भी होता है, त्रिभुज वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। देखो पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर आपको दे देगा तो आप परिधि उसकी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ठीक है, चलो क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त द्वारा घेरा गया एरिया ही क्या कहलाता है? आपका क्षेत्र। जैसे वृत्त कितना एरिया घेर रहा है, तो इतना एरिया घेर रहा है, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो आप क्या लिखोगे? वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? स्थान वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आई? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? अब हमने नोट लिखा था और व्यास की परिभाषा, अच्छा हमने क्या लिखी थी? व्यास की परिभाषा नहीं लिखी थी, तो नोट बाद में लिखते हैं, पहले व्यास की परिभाषा को देख लेते हैं कि व्यास क्या होता है। व्यास, तो व्यास क्या होता है समझना बात गौर से। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? आपकी व्यास कहलाती है। मतलब नहीं समझा? अब ये बहुत भर गया है, छोटा सा वृत्त बना रहा हूं उससे समझा। अच्छा, वृत्त का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होगा? सबसे बड़ा जीवा कौन सी होगी? सबसे बड़ी जीवा
नहीं, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाएगी वही सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी, और यही सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास कहलाती है। तो यहीं पे आपको लिखना है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अब कोष्टक में क्या लिखोगे, वह जीवा जो वृत्त से वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। और उसको हमने कोष्टक में क्या लिखा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए। अब ये ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, मतलब वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, आपकी व्यास कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मुझे नोट में यही लिखाना था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, या फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाए। यही नोट में लिखवाना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोष्टक में, तो नोट नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे टर्म जानने के बाद आपको यह चैप्टर बेहतरीन समझ में आएगा। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से आ गया ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटे से ही सुनते आए होगे, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसके बाद प्रश्नावली शुरू करते हैं, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्रश्नावली 9.1 के वृत्त के प्रमेय। आपकी कौन सी है, प्रमेय 9.1 है। प्रमेय कौन सी है, प्रमेय 9.1 है। 9.1 कह क्या रही है प्रमेय, इसको समझो और इसको प्रूव भी करेंगे। ये हमसे कह रही है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, मतलब एक वृत्त है, इसकी बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। मतलब समझना, बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण आंतरित। अच्छा, आंतरित का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। मतलब बनाती हैं, क्या है, बनाती हैं। तो कोई हमें दो जीवाएं लेनी पड़ेगी, तभी तो हम कंपेयर करा पाएंगे। एक जीवा हमने ये ले लिया, एक जीवा हमने ये ले लिया। अब समझते जाना, इसको हमने केंद्र पे मिलाया और केंद्र पे ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया। तो उसका कहने का मतलब है कि कोई दो जीवाएं केंद्र पर क्या कर रही हैं, बराबर कोण ऊपर से भी आंतरित करती हैं और नीचे से भी आंतरित करती हैं। मतलब आपको अगर कोण में इसको एक नाम दे दूं, कोण इसको दो नाम दे दूं, तो आपको क्या सिद्ध करने हैं, कोण एक बराबर कोण दो है। तो हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, या फिर हमें दिया है। अच्छा, दिया क्या क्या है, दिया है, नामकरण इसका करो पहले, ए बी सी डी और ये ओ, नामकरण हो गया। हमें दिया है कि क्या दिया, बराबर जीवाएं। बराबर जीवाएं का मतलब ए बी बराबर है सी डी के, तो हमें क्या क्या दिया गया है, ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें दिया गया है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि कोण ए ओ बी, जिसको हम लोग कोण ए कहते हैं, कोण ए ओ बी कोष्टक में जिसको हम लोग ए माना है, ये बराबर है किसके, कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के, जिसको हमने दो माना है। ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या बात करेंगे, उपपत्ति की, उपपत्ति की, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, एक बात हमें ये बताओ कि ये हमें दिया है, मतलब ये बराबर है इसके, क्योंकि हमें दिया है, बराबर जीवा है। अच्छा, ये बताओ केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। मतलब ओ एक त्रिज्या है कि नहीं है, ओ बी एक त्रिज्या है कि नहीं है, ओडी एक त्रिज्या है कि नहीं है, ओसी एक त्रिज्या, ये चारों एक बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मतलब ये बराबर है इसके, इसके और इसके। आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको लिख के प्रूफ करना है। आइए करते हैं, चलो देखो, त्रिभुज एओबी में, त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज कौन सा है, सीओडी में, सीओडी में। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना था, ये साइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये देखो एओबी आगे क्या लगा हुआ है, मतलब हमने किसकी बात की है, त्रिभुज की। एओबी सामने कौन सा लगा है, कोण। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये निशान किसका होता है, ये आपका कोण का होता है, किसका होता है, कोण का। और ये निशान किसका होता है, ये त्रिभुज का होता है। तो कंफ्यूज आपको
नहीं होना है। ठीक है, चलो ये बात आपकी कंफर्म क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज को सर्वांगसम। जैसे ही हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो ये जो चित्र मैंने बनाया तो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। कैसे, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करते तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। पढ़ चुके हो आप में, लेकिन वैसे हम सिद्ध इसको नहीं करेंगे। आइए इस प्रकार से करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ए बी बराबर सी डी की होगा कि नहीं होगा, ए बी बराबर होगा सी डी के। कहां से, तो ये आपका दिया है, दिया है कि नहीं दिया, उसने खुद ही कहा है कि बराबर जीवाएं होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में। एक बात बताओ, AO बराबर होगा OD के कि नहीं होगा, AO बराबर होगा OD के। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, एक ही वृत्त की क्या है, की त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका BO किसके बराबर हो जाएगा, BO OC के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, की त्रिज्या है। यहां तक बात समझ में। ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम होंगे आपस में, त्रिभुज किसके, COD के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो कोण एक, या जिसको हम लोग कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। यहां पे कौन सी प्रमेय लग जाएगी आपकी, CP/CT प्रमेय से। और यही तो हमें सिद्ध करना था। समझ में आई ये प्रमेय की क्या कह रही है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण करती हैं। हमने दो त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज में भुजाओं को क्या किया, इक्वल सिद्ध किया, इक्वल से हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी बाकी बचे हुए सारे कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रमेय आपको समझ में आए, नोट कर लो। इसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रमेय की, नोट कर लो इसको। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.1 की प्रमेय नंबर 9.2 की। क्या कह रही है प्रमेय, पहले प्रमेय को समझते हैं फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। प्रमेय कह रही है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो, मतलब कह रही है कि कोई भी दो जीवाएं हैं, इनके द्वारा बनाया गया कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। मतलब जो आप प्रमेय 9.1 पढ़े थे ना, उसमें क्या था कि बराबर जीवाएं कोण पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये क्या कह रही है कि अगर कोई दो जीवाएं बराबर कोण बना रही है तो सिद्ध ये मुझे करके दिखाओ कि वो दोनों जीवाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यही हमें कुछ करना है, बस कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रमेय आ जाएगी। तो आइए बात करते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, समझना। अच्छा एक बात बताओ, AO और BO, OD और OC ये सब एक ही वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, तो ये आपस में बराबर होंगी। मैंने निशान भी इन पे लगा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि ये वाले त्रिभुज की AO भुजा बराबर होगी उस वाले त्रिभुज की, चाहे OC की कर दो चाहे OD की कर दो। मैं OD की कर दे रहा हूं, OD की क्या लिखोगे इसमें आप, एक ही वृत्त की जीवाएं हैं, एक ही वृत्त जीवाएं नहीं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। इतना किया आपने। अब समझना, कोण AOB कोण 1, जिसको हमने क्या माना है, AOB को हमने 1 माना है, COD को हमने क्या माना है, कोण 2। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कहां से, तो ये तो भैया हमें दिया है ना, कि नहीं दिया है, यही तो कहा है कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो सिद्ध करो कि दोनों त्रिज्याएं, दोनों जीवाएं बराबर होती है। तो ये तो हमें दिया था। अब एक बात बताओ, BO किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। ये क्या होगा, एक ही वृत्त की जीवा, एक ही वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। अब एक बात बताओ, ये है आपका साइड, ये है आपका एंगल, ये है आपका साइड। तो त्रिभुज AOB आपस में सर्वांगसम होंगे COD के। कौन सी प्रमेय लगेगी इसमें, तो प्रमेय आपकी लगेगी साइड एंगल साइड प्रमेय, साइड एंगल साइड प्रमेय से।
ये क्या हो गई आपके, जैसे ही सर्वांश सम सिद्ध हो गई तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो आपस में बराबर हो जाता है। दोनों त्रिभुज में क्या क्या बच रहा है, ए बी और सी डी बच रही है कि नहीं बच रही है, तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर होगा सी डी के, कौन सी प्रमेय इसमें लगेगी, तो सी पी सी टी प्रमेय लग जाएगी। बस आपको यही सिद्ध करना था, दोनों जीवाएं हमने क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया। समझ में आई बात को। तो ये प्रमेय आपकी प्रश्नावली 9.1 की प्रमेय 9.2 थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।